नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस की कहानी है, जिसने अपने समय में पूरे देश में तहलका मचा रखा था। इस एनकाउंटर के बाद देश में एक तरह से तहलका मच गया था। 37 पुलिस वालों को और देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह तक को इस एनकाउंटर के बाद जेल जाना पड़ा था। सोहराबुद्दीन कहते हैं बचपन से ही क्रिमिनल बैकग्राउंड का था। इसका जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में इसका जन्म हुआ और वहीं से ये गलत सोबत में पड़ गया। और शुरुआती दौर में यह मार्बल व्यापारियों से रंगदारी करना, वसूली करना, धमकाना, किडनैपिंग ये सब करता था। धीरे धीरे इसका सिलसिला बढ़ता जा रहा था। व्यापारी इससे परेशान हो रहे थे, तो वो अब किसी तरह इससे पीछा छुड़ाना चाहते थे, लेकिन कोई भी इस पर लगाम नहीं लगा पा रहा था। कहते हैं सोहराबुद्दीन को सोहराबुद्दीन बनाने वाले एक IPS अधिकारी अभय चुदासमा नाम के एक IPS अधिकारी का बहुत बड़ा हाथ है। उसी के इशारे पर यह रंगदारी और वसूली करता था। जो भी रंगदारी वसूली करता था उसका पहले से ही अभय चुदासमा को पता रहता था। तो सही मायने में अगर देखा जाए तो इसे गैंगस्टर बनाने वाला, स्मगलर बनाने वाला अभय चुदासमा ही थे। इसके एनकाउंटर की कहानी बड़ी दिलचस्प है। किस तरह से गुजरात पुलिस ने सोहराब के एनकाउंटर की पूरी कहानी रची और उसके बाद सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर किया गया। कहानी पूरी सिलसिलेवार इस तरीके से है। सोहराबुद्दीन राजस्थान में मार्बल व्यापारियों से वसूली कर रहा था और सभी मार्बल व्यापारी इससे बहुत परेशान थे। इसी को लेकर सभी मार्बल व्यापारी एक साथ होकर पुलिस के पास गए और उन्हें अपना तकलीफ़ बताई कि सोहराबुद्दीन हमें इस तरह से परेशान कर रहा है और जब तब देखो पैसे मांगने चला आता है। पैसे देने के बाद फिर भी वो हमें परेशान करता है। इसके लिए वो उस समय के गृह मंत्री, राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब सिंह कटारिया के पास भी जाते हैं, लेकिन उनसे कुछ हो नहीं पाता है। इसके बाद सभी व्यापारी इकट्ठे होकर गुजरात के अहमदाबाद जाते हैं और अमित शाह से मिलते हैं और उनसे को अपनी तकलीफ़ बताते हैं। इसके बाद अमित शाह ये केस DG बंजारा को सौंपते हैं और बोलते हैं कि इस पर कार्रवाई करो और सोहराबुद्दीन को जल्द से जल्द गिरफ्तार करो। तो इसके बाद कार्रवाई शुरू होती है, लेकिन इस दौरान दिक्कत ये आ रही थी कि सोहराबुद्दीन के खिलाफ गुजरात में कोई भी मामला दर्ज नहीं था, लेकिन राजस्थान में उसके खिलाफ काफ़ी मामले थे, बट गुजरात में एक भी मामला उसके पास नहीं था। तो इसी बीच पुलिस एक चाल चलती है और अभय चुदासमा जो उसके संपर्क में था, तो वो उसको बोलता है कि विमल पाटनी नामक एक मार्बल व्यापारी के पास जाओ और उससे वसूली करके लाओ। ये एक पुलिस की चाल थी। तो लेकिन अब तक उसे सोहराबुद्दीन को ये पता नहीं था कि पुलिस उसके साथ चाल चल रही है। अभय चुदासमा के कहने पर सोहराबुद्दीन अपने 2 बंदों को भेजता है, जिनका नाम तुलसी प्रजापति और सिल्वेस्टर था। वो पाटनी साहब के पास जाते हैं और उनसे पैसे मांगते हैं। रमन पाटनी उन्हें पैसे दे भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग उन पर गोली चला देते हैं, जिसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। जिसके बाद वो बताते हैं कि उन्होंने सोहराबुद्दीन के कहने पर ये सब किया है। उसके बाद सोहराबुद्दीन के खिलाफ पहला मुकदमा गुजरात में दर्ज किया जाता है, जिसके बाद पुलिस को एक मौका मिल जाता है सोहराबुद्दीन को गिरफ्तार करने का। जब पुलिस तुलसी प्रजापति और सिल्वेस्टर को गिरफ्तार करती है तो सोहराबुद्दीन को भनक लग जाती है कि पुलिस
उसको फंसाने की कोशिश कर रही है और उसके खिलाफ कोई ना कोई गेम प्लान चल रहा है। तो इसी दौरान वह कुछ दिनों के लिए राजस्थान से गायब होकर अहमदाबाद में छुप जाता है। लेकिन अभी तक सोहराबुद्दीन को ये नहीं मालूम था कि तुलसी प्रजापति भी पुलिस के साथ मिला हुआ है और वह पूरी इन्फॉर्मेशन पुलिस को उसके बारे में दे रहा है। एक दिन तुलसी प्रजापति, सोहराबुद्दीन और उनकी पत्नी कौशल भी बस से अहमदाबाद से सांगली, महाराष्ट्र में सांगली की तरफ जा रहे थे। तभी पुलिस उन्हें अपहरण कर लेती है और अपने साथ एक फार्म हाउस पर ले जाती है। वह दिन 22 नवंबर 2005 का दिन था। जब पुलिस सोहराबुद्दीन को गिरफ्तार करके ले जा रही होती है तो उसकी पत्नी उसका विरोध करती है और वह चीख पुकार शुरू कर देती है और वह भी उनके साथ जाने की जिद करती है। लेकिन पुलिस के सामने मुश्किल ये थी कि उसकी पत्नी ने कोई कसूर नहीं किया था और वह ना ही गुनहगार थी, लेकिन फिर भी वह जिद कर रही थी कि उसे भी जाना है, तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो। तो पुलिस उसको भी अपने साथ ले लेती है और तुलसी प्रजापति और कौशल भी को अलग अलग कमरों में बंद कर देती है और सोहराबुद्दीन को अपने साथ रखती है। इस ऑपरेशन को राजस्थान पुलिस और गुजरात एटीएस पुलिस द्वारा अंजाम दिया जा रहा था। डीजी बंजारा और राजस्थान पुलिस ने इस एनकाउंटर की पूरी कहानी रची। 26 नवंबर 2005 का वो दिन जिस दिन सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर हुआ, उस दिन की घटना कुछ ऐसी थी कि पुलिस अधिकारियों ने पहले ही एक कांस्टेबल को आदेश दे रखा था कि जैसे ही हम गाड़ी से लेकर सोहराबुद्दीन को निकलेंगे, तुम पीछे पीछे बाइक से आओगे और कुछ दूरी पर आते ही तुम बाइक से छलांग लगा दोगे। उसके बाद कांस्टेबल ऐसा ही करता है। कुछ दूरी चलने के बाद वह मोटरसाइकिल से छलांग लगा देता है, जिस दौरान उसे कुछ चोटें आती हैं और उसके तुरंत बाद पुलिस अधिकारी सोहराबुद्दीन को धक्का देकर गाड़ी से नीचे गिरा देते हैं और वह सड़क के बीच में गिर जाता है, जिससे उसको भी छोटी मोटी चोटें आती हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद पुलिस की टीम उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। एक के बाद एक 8 फायर के बाद सोहराबुद्दीन मौके पर ही दम तोड़ देता है। तो इस तरह सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर को अंजाम दिया जाता है। अब पुलिस के सामने जो सबसे बड़ी चेतावनी थी वो ये थी कि इस सब घटना का जो चश्मदीद था वो तुलसी प्रजापति और उसकी पत्नी कौशल भी थे। तुलसी प्रजापति को तो पुलिस ने अपना इन्फॉर्मर बना लिया था, सरकारी गवाह बना लिया था, इसलिए उसे छोड़ देती है। लेकिन कौशल भी किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं थी और वह बार बार अपने पति के बारे में पूछ रही थी। तो पुलिस को लगा कि ये हमारा भेद खोल सकती है और ये चश्मदीद है, इसने हमें अपहरण करते हुए भी देखा है। तो पुलिस और एटीएस मिलकर कौशल का हत्या कर देते हैं। इसके बाद पुलिस को लगता है कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके तुरंत बाद फिर बवाल मच जाता है और सोहराबुद्दीन का भाई इस केस को कोर्ट में ले जाता है और इस एनकाउंटर की जांच सीबीआई से करवाने की अपील करता है। पुलिस सीबीआई की जांच में कहीं तुलसी प्रजापति अपना मुंह न खोल दे, इससे घबराकर 26 दिसंबर 2005 को तुलसीदास का भी एनकाउंटर कर देती है। अब इस एनकाउंटर का कोई भी गवाह जीवित नहीं था, सभी के सभी मारे जा चुके थे। इसके बाद 37 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और अमित शाह जो उस समय गुजरात के गृह मंत्री थे, उनको भी गिरफ्तार किया जाता है और जेल में रहना पड़ता है। लेकिन 2018 में सबूतों के अभाव में इन सभी को बरी कर दिया जाता है। तो इस तरह से सोहराबुद्दीन एनकाउंटर को अंजाम दिया जाता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है।